तो दोस्तों होराइजन टेक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं HEDT CPUs के बारे में या वर्कस्टेशन CPUs के बारे में। HEDT का फुल फॉर्म होता है हाई एंड डेस्कटॉप, यानी कि जो स्पेशल CPUs होते हैं, बड़े CPUs होते हैं, वर्क स्टेशन लेवल के CPUs, एंथुजियास्ट CPUs, X वाले CPUs, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये पूरी एक CPU की अलग कैटेगरी होती है जिन पे आज हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे हम राइज एंड फॉल ऑफ HEDT CPUs, यानी कि इन CPUs का राइज कैसे हुआ, कैसे ये प्रचलित हुए मार्केट में, कैसे इनका पूरा मार्केट बना और अब ये मार्केट से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। और फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फ्यूचर में ये जो पूरी कैटेगरी है वो डेड होने वाली है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे होराइजन टेक फॉर यू के जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। ओके, तो मैं बिल्कुल बेसिक वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी CPU मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी होती है ना, वो बेसिकली 3 कैटेगरी के CPUs बनाती है। अभी तो 2 ही कंपनी है, इंटेल और AMD, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कोई तीसरी या चौथी कंपनी भी मार्केट में आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली वो 3 कैटेगरी में अपने CPUs को डिवाइड करती है। तो पहली होती है मेन स्ट्रीम कैटेगरी, जिसमें हम लोग, हमारे जैसे यूजर्स आते हैं, बेसिक यूजर होते हैं, एंट्री लेवल यूजर होते हैं या मिड रेंज कैटेगरी के यूजर होते हैं, थोड़े से हाई एंड भी इसमें यूजर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जिसको गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, स्टडी के लिए कंप्यूटर बनाना है या वेब ब्राउजिंग करने के लिए कंप्यूटर बनाना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के ये पूरी कैटेगरी डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद की जो कैटेगरी होती है, जो कि आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है, वो है HEDT CPUs, वर्कस्टेशन CPUs या एंथुजियास्ट कैटेगरी के CPUs। ठीक है, अब ये जो CPU की कैटेगरी है वो थोड़े से हायर यूजर को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए जाते हैं, जो प्रो ग्रेड के यूजर होते हैं, जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो 3D रेंडरिंग टाइप का वर्कलोड है, 3D मॉडलिंग टाइप का वर्कलोड है, मूवीज बनाते हैं, 3D एनिमेशन टाइप का वर्कलोड है, जहां पे एक्चुअल में जो CPU की रिक्वायरमेंट है, CPU के पावर की, वो ज़्यादा होती है। ऐसे यूजर्स को ध्यान में रख के ये पूरी कैटेगरी डिज़ाइन की जाती है, जिसे HEDT CPUs कहा जाता है। और तीसरी और फाइनल कैटेगरी है वो है सर्वर के CPUs, जिसे हम इंटेल में Xeon के नाम से और AMD में EPYC के नाम से जानते हैं। ये जो CPUs है वो कंप्लीटली सर्वर लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, हमारे जैसे बेसिक यूजर के किसी काम के नहीं हैं। तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, सर्वर के CPUs को साइड में रख देते हैं। लेकिन आज हम 2 कैटेगरी की बात करने वाले हैं, वो है मेन स्ट्रीम कैटेगरी और HEDT कैटेगरी। अब HEDT कैटेगरी धीरे धीरे कैसे फेज आउट होते जा रही है, या जो कंपनियां हैं उनका जो फोकस है वो इस HEDT कैटेगरी से धीरे धीरे कैसे हटता जा रहा है, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि भैया जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी है और HEDT कैटेगरी है उसमें बेसिकली फर्क क्या होता है। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी है, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम कैटेगरी के यूजर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। इसमें जो कोर काउंट है वो आपको 2 से लेकर 16 से लेकर 24 कोर तक के CPUs अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो हमारे i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, Ryzen 3 है, Ryzen 5 है, Ryzen 7 है, Ryzen 9 है, ये सारे के सारे मेन स्ट्रीम कैटेगरी के CPUs कंसिडर किए जाते हैं। इसमें हम मोबाइल की भी बात कर रहे हैं, मोबाइल CPUs की भी बात कर रहे हैं, यानी कि लैपटॉप के CPU, डेस्कटॉप के CPUs, जो नोटबुक आती है, अल्ट्रा बुक आती है, इन सब में जितने भी CPUs लगते हैं ना, इन सब को मेन स्ट्रीम कैटेगरी के CPUs कहा जाता है। ठीक है, अब कोर काउंट के बाद अगर मैं बात करूं किसी और चीज़ की, तो वो है मेमोरी चैनल। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के CPUs में आपको ड्यूअल चैनल मेमोरी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मेमोरी चैनल्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी CPU लेते हो, i3 लेते हो, i5 लेते हो, i9 लेते हो, इसमें आपको ड्यूअल चैनल का सपोर्ट मिलेगा। सेम गोज टू Ryzen। उसके बाद अगर हम PCI Express लेंस की बात करें, तो यहाँ पे आपको 16 से लेके 20 से लेके 24 तक PCI Express लेंस देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। अगर इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको जो नेक्स्ट कैटेगरी है, यानी कि HEDT CPUs, वर्कस्टेशन CPUs, उसमें जाना पड़ेगा। अगर हम HEDT कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कोर काउंट वाइज ये जो CPUs हैं वो 16 से लेके 64 कोर तक के CPUs आपको देखने को मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज ये जो CPUs होते हैं वो मेन स्ट्रीम कैटेगरी के CPUs से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जो ऐसे यूजर्स हैं, जैसे मैंने कहा प्रो टाइप के यूजर हैं, कुछ ऐसा वर्कलोड है जहाँ पे ज़्यादा रॉ पावर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कंप्यूट पावर की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे यूजर्स को ध्यान में रख के ये CPUs डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो 16 से लेके 24 से लेके 32 से लेके 64 कोर तक के CPUs इस पर्टिकुलर कैटेगरी में होते हैं। उसके अलावा अगर मैं मेमोरी चैनल्स की बात करूं तो मेन स्ट्रीम कैटेगरी में ड्यूअल चैनल का सपोर्ट मिलता है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको क्वाड चैनल तक का सपोर्ट मिल सकता है, और इन सम केसेस आपको ऑक्टल चैनल का भी सपोर्ट मिल सकता है। जो अभी AMD के थ्रेडरिपर प्रो आते हैं उसमें आपको 8 चैनल का भी सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें PCI Express लेंस की, तो यहाँ पे आपको 40 से लेके 64 से लेके 128 PCI Express लेंस का भी सपोर्ट मिल सकता है, अगर आपने ऐसा कोई पर्टिकुलर हाई एंड CPU परचेस किया है तो। ठीक है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी है उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा। मेन स्ट्रीम में मैक्सिमम कितनी थी, 16, 20 या 24, यहाँ पे आपको 40 से लेकर 64 तक का
PCI एक्सप्रेस लेंस का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप थ्रेडरिपर प्रो कैटेगरी में जाते हो तो वहाँ पे आपको 128 PCI एक्सप्रेस लेंस का सपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब जो ऐसे यूजर्स होते हैं उनको ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है, उसकी वजह से वो इस कैटेगरी में जाते हैं। ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा CPU के पावर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मेमोरी चैनल्स की रिक्वायरमेंट है, या ज़्यादा PCI एक्सप्रेस लेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उनको ये कैटेगरी में जाना पड़ेगा, इस कैटेगरी का CPU परचेज करना पड़ेगा। प्लस एक और चीज़ है, इस कैटेगरी के जो चिपसेट मदरबोर्ड होते हैं वो भी महंगे आते हैं। अगर हम मेन स्ट्रीम कैटेगरी की बात करें तो उसके चिपसेट मदरबोर्ड भी सस्ते आते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जाते हैं, तो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। लेकिन ये जो HDD कैटेगरी है उसके जो चिपसेट मदरबोर्ड आते हैं वो ज़्यादा महंगे आते हैं, तो आपका जो ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में जाके सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो वो बहुत महंगा बनेगा। तो इस कैटेगरी में ऐसे ही यूजर्स आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, जिनका बजट भी ऐसा है, जिनका काम भी ऐसा है, तो सब कुछ वहाँ पे मैच करता है। तो उस कैटेगरी के यूजर को ध्यान में रख के ये पूरी कैटेगरी के CPUs और चिपसेट मदरबोर्ड सबको डिज़ाइन किया जाता है। जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी के यूजर हैं उनको ध्यान में रख के मेन स्ट्रीम कैटेगरी के CPUs चिपसेट मदरबोर्ड डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो CPU है अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंटेल का कोर i7 980X, ये इंटेल की पहली जनरेशन का HDD CPU है, सबसे बड़ा, जिसमें फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिलता था। इसमें ट्रिपल चैनल का सपोर्ट था, ठीक है, क्वाड चैनल का नहीं था, ट्रिपल चैनल मेमोरी चैनल का सपोर्ट था। तो इस पर्टिकुलर CPU को लेके HDD CPUs की शुरुआत हुई थी। ओके, तो अगर मैं 2017 से पहले की बात करूं, जब राइजन मार्केट में नहीं था, इंटेल ही अकेला प्लेयर था और इंटेल ही मेन स्ट्रीम कैटेगरी, HDD कैटेगरी, सर्वर सारे CPUs में छाया हुआ था। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम कैटेगरी में जो सबसे बड़ा CPU था वो था 4 कोर 8 थ्रेड वाला। उससे ज़्यादा अगर किसी यूजर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पावर की, ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसे मजबूरी में HDD कैटेगरी में जाना पड़ता था, जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे CPU पे, प्लस मदरबोर्ड पे भी, चिपसेट पे भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो मेन स्ट्रीम कैटेगरी का जो मेजॉरिटी मार्केट था, जितना भी 100% मार्केट था, उसमें से 80% वहाँ पे जाते थे बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ ज़्यादा नंबर ऑफ कोर काउंट। उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कोर काउंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम कैटेगरी को छोड़ के HDD कैटेगरी में जाते थे। बाकी के वजह जो 20% है वो ज़्यादा PCI एक्सप्रेस लेंस की वजह से और ज़्यादा मेमोरी चैनल्स की वजह से वहाँ पे जाते थे। लेकिन जो 80% जो मार्केट था वो ज़्यादा परफॉर्मेंस की वजह से वहाँ पे जाता था। और ये पूरा सिनारियो चेंज कर दिया राइजन ने आते ही मेन स्ट्रीम कैटेगरी में ही 8 को 16 थ्रेड वाले CPUs दिए और HDD में 16 कोर वाले CPUs दिए। दूसरी जनरेशन में राइजन ने HDD में 32 कोर वाला थ्रेडरिपर लॉन्च किया और तीसरी जनरेशन में 64 कोर वाला थ्रेडरिपर लॉन्च किया। ठीक है, और जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी है उसमें भी कहीं ना कहीं राइजन ने बार रेस किया। इंटेल वाले तो 4 कोर 8 थ्रेड पर चल रहे थे, लेकिन पहली जनरेशन में उन्होंने 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU दिया, दूसरी जनरेशन में भी 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU दिया, तीसरी जनरेशन के साथ मेन स्ट्रीम कैटेगरी में उन्होंने 16 कोर 32 थ्रेड वाला CPU लॉन्च किया। तो उसकी वजह से मजबूरी में कहीं ना कहीं इंटेल वालों को भी अपनी मेन स्ट्रीम कैटेगरी के जो CPUs है उसमें जो कोर काउंट है, उसका जो पावर है वो बढ़ाना पड़ा। ठीक है, 7वीं जनरेशन में 4 कोर 8 थ्रेड, 8वीं जनरेशन में 6 कोर 12 थ्रेड, 9th जनरेशन में 8 कोर 16 थ्रेड, 10वीं जनरेशन में 10 कोर 20 थ्रेड, 11th जनरेशन में उन्होंने फिर से गड़बड़ करके 8 कोर 16 थ्रेड कर दी थी, लेकिन 12th जनरेशन में उन्होंने 16 कोर 24 थ्रेड वाला CPU भी लॉन्च किया। और अभी का जो उनका सबसे बड़ा CPU है 4900 के, उसमें आपको 24 कोर 32 थ्रेड का भी सपोर्ट मिलेगा। तो अभी जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी के CPUs हैं वही इतने पावरफुल हो चुके हैं। राइजन में आपको 16 कोर 32 थ्रेड मिलती है, यहाँ पे आपको 24 कोर 32 थ्रेड का सपोर्ट मिलता है। तो जो यूजर की कैटेगरी थी जो कि मजबूरी में मेन स्ट्रीम कैटेगरी को छोड़ के HDD में जाते थे ज़्यादा पावर की वजह से, क्योंकि उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कोर काउंट की रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ ज़्यादा परफॉर्मेंस लेने के लिए, ज़्यादा नंबर ऑफ कोर काउंट लेने के लिए उनको वहाँ पे जाना पड़ता था। अब उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा HDD में आपको एक्स्ट्रा मिलता है, नंबर ऑफ मेमोरी चैनल्स वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, नंबर ऑफ PCI एक्सप्रेस लेंस भी वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। अब भले ही आपको उसकी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, CPU महंगा लेना पड़ेगा, चिपसेट मदरबोर्ड भी आपको महंगा लेना पड़ेगा, तो ओवरऑल आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था वो उन लोगों का, जो 80% मार्केट था वो उन लोगों का सॉल्व हो गया जैसे ही मेन स्ट्रीम कैटेगरी में ही ये बड़े बड़े CPUs आने लगे, 8 कोर वाले, 10 कोर वाले, 12 कोर वाले और 16 कोर वाले। ठीक है, तो वो जो 80% मार्केट था जो कि HDD में जाता था मजबूरी में, वो अब कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। और यही रीज़न है कि इंटेल ने अपनी 10th जनरेशन के बाद कोई भी HDD कैटेगरी लॉन्च नहीं की है। लास्ट जो उनका HDD CPU आया था वो थे 10th जनरेशन के CPUs, उसमें जो सबसे बड़ा CPU था वो था 10980XE, जो कि 18 कोर 36 थ्रेड वाला CPU था। लेकिन उसके बाद 11th जेन, 12th जेन, 13th जेन और अभी 14th जेन रनिंग है, उसमें कोई भी HDD CPUs नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम कैटेगरी में ही इतने बड़े बड़े CPUs हैं, क्योंकि मेजॉरिटी यूजर्स AC में सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको इससे बड़े CPUs की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इससे बड़े CPU की किसी को रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा मेमोरी चैनल चाहिए, ज़्यादा PCI एक्सप्रेस लेंस चाहिए, तो AMD वालों के पास थ्रेडरिपर कैटेगरी है, जिसमें जाके वो एक अच्छा खासा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। थ्रेडरिपर में आपको 64 कोर वाला CPU भी मिल जाएगा, जो कि मेजॉरिटी यूजर के लिए मोर देन इनफ होता है। अब ये जो HDD कैटेगरी है उनका फेड आउट होने का एक और रीजन है। एक रीजन तो ये है ही कि बड़े बड़े CPUs ही मेन स्ट्रीम कैटेगरी में आ गए, लेकिन दूसरा रीजन ये भी है
है कि कहीं ना कहीं इनकी जो प्राइस है, ओवरऑल सिस्टम की भी प्राइस, सीपीयू की प्राइस, चिपसेट मदरबोर्ड की प्राइस, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पहले तो एक महंगा सीपीयू परचेज करो, प्लस उसके साथ बहुत ज़्यादा महंगा मदरबोर्ड परचेज करो, और बाकी की सारी चीज़ें भी अगर आप इस कैटेगरी का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ पे ऑक्टल चैनल का या क्वाड चैनल का सपोर्ट है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप मेमोरी भी इतनी ज़्यादा लगाओगे तो ओवरऑल जो सिस्टम बनेगा वो बहुत ज़्यादा महंगा बनेगा। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये कैटेगरी धीरे धीरे फेड आउट हो रही है। ठीक है, जो मेजॉरिटी यूज़र है, जैसे मैंने कहा, उनका काम मेन स्ट्रीम कैटेगरी में ही हो जाता है। ड्यूअल चैनल मेमोरी सपोर्ट मोर देन इनफ होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और आज तो DDR5 का ज़माना है, 7000 और 8000 मेगाहर्ट्ज़ की भी मेमोरी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमें क्वाड चैनल की, ऑक्टल चैनल की ज़रूरत नहीं है। ड्यूअल चैनल में भी अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी हो, बहुत ज़्यादा है। PCI एक्सप्रेस लेंस की अगर हम बात करें तो बहुत कम ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको 24 से ज़्यादा PCI एक्सप्रेस लेंस की ज़रूरत होती है। मेन स्ट्रीम कैटेगरी में 24 PCI एक्सप्रेस लेंस मिलती है, जो कि मेजॉरिटी यूज़र्स के लिए मोर देन इनफ होती है। अगर आपको ड्यूअल ग्राफिक्स कार्ड भी लगाना है, वैसे आज उसका भी ज़माना खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, सिंगल ग्राफिक्स कार्ड ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ग्राफिक्स कार्ड के अलावा और भी जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं उनका यूज़ करना है, तो 24 लेंस आपके लिए काफ़ी हो सकती है मेजॉरिटी यूज़र्स के लिए। ठीक है, और उससे ज़्यादा की अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर जैसे मैंने कहा, थ्रेडरिपर है ही हमारे पास। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले 4-5 साल से इंटेल ने अपने HDD CPUs को लॉन्च नहीं किया है, कोई नया प्लेटफॉर्म, चिपसेट, मदरबोर्ड, नए CPUs नहीं आए हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा एक वीडियो बनाता हूं जिसमें हिस्ट्री की भी बात करता हूं, कैसे पूरा मार्केट चेंज हुआ AMD राइजन के कमबैक के साथ। पूरा ये जो HDD कैटेगरी का गेम है, कोर काउंट का जो गेम है, वो कैसे बार रेज किया AMD ने, और धीरे धीरे HDD CPUs अभी फेड आउट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में ये जो HDD कैटेगरी है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेड होती चली जाएगी। ठीक है, सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच। और अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, जहाँ पे हमने हर एक इंडिविजुअल HDD चिप की बात की है, चाहे इंटेल का हो, AMD का हो। हर एक चिप की जो स्पेशलिटी है, उसका राइज कैसे हुआ, उसका डाउनफॉल कैसे हुआ, सब कुछ मैंने डिटेल में वहाँ पे समझाया है। वो वीडियो हो सकता है शायद लंबा हो, लेकिन देखना बहुत मज़ा आएगा।